हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CUT सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को। इससे पिछला जो हमारा चैप्टर था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हाफ पार्ट हमने कर लिया था पिछले सेशन में। ठीक है, आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो हमने जो है वो क्या क्या कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, एक बारी फटाफट पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था, एंड फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कंप्लीट कर लिया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे के जो कंसेप्ट हैं वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड डिसीजन, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे सोर्सेज कौन से होंगे, कहाँ कहाँ से हमने जो है वो फंड या पैसा लेकर आना है बिजनेस में। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं कैपिटल लेकर आने के। एक तो होता है ओनर्स फंड एंड सेकंड वन इज बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड हम किसको बोलते हैं, जो हम शेयर्स के थ्रू पैसा लेकर आते हैं। ओनर्स फंड किसको बोलते हैं, जो कि हम इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसके थ्रू पैसा लेकर आते हैं। या फिर बोरोड फंड में क्या आ जाएंगे आपके, बोरोड फंड में आ जाएंगे आपके जो भी आप उधार लेते हो, जो भी आप डेट लेते हो, ठीक है, लोन लेते हो कोई बैंक से या फिर डिबेंचर इशू करते हो, इसको हम बोल देते हैं बोरोड फंड। तो ये हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि हम कितना जो है वो ओनर्स फंड से पैसा लेकर आए, कितना जो है हम बोरोड फंड से पैसा लेकर आए, और हमें किसमें ज्यादा जो है वो फायदा होगा, या हम पूरा का पूरा पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही ले आए या पूरा का पूरा पैसा जो है वो बोरोड फंड के थ्रू ही ले आए, वो हमने डिसाइड करना है। हमने, इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजर ने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ने। तो चलो इस पे जो है फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने ओनर्स फंड से पैसा कितना लेना है और बोरोड फंड के थ्रू कितना पैसा लेना है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है बिफोर डिसाइडिंग दिस डिसीजन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। सबसे पहला जो है वो आपका फैक्टर है कॉस्ट। तो देखो, अगर आप पैसा इशू करोगे, अगर आप शेयर्स इशू करते हो, अगर आपने शेयर्स इशू करने हैं, तो शेयर्स इशू करने से पहले भी काफी खर्चे होते हैं कंपनी के, जैसे कि प्रोस्पेक्टस बनाना, जिसमें कंपनी का सारा लिखा होता है कि ये कंपनी जो है वो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या मेन पर्पस क्या है, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है या सेल करती है, ट्रेड करती है। फिर इसमें जो है डायरेक्टर्स कितने हैं, इनके जो है मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसको कैसे जो है हमने इनकॉर्पोरेट किया, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। फिर इसमें पैसा लगता है कंपनी का। फिर प्रमोशन में पैसा लगता है कंपनी का कि हमारा जो है कंपनी बेस्ट है, अच्छी कंपनी है, ग्रो करने वाली है फ्यूचर में, तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इसमें काफी पैसा खर्च होता है। तो ये तो हो गया हमारे ओनर्स फंड की बात। ऐसे ही जब हम बोरोड फंड लेकर आते हैं, तो जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो इस पे भी हमें क्या पड़ता है, इस पे भी हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पेपर्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे प्रॉपर फिल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही बैंक हमें लोन देता है। तो इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है, थोड़ी बहुत कॉस्ट आती है आपकी, और आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम जो है सबसे पहला तो यही फैक्टर देखेंगे कि किससे हमें कॉस्ट कम पड़ रही है। तो सपोज करो आप शेयर इशू कर रहे हो, तो आपको कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है, और जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको कॉस्ट कम पड़ रही है। तो आप कौन सा ज्यादा जो है प्रेफर करोगे यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप बैंक लोन से ज्यादा प्रेफर करोगे। नेक्स्ट है रिस्क। अब देखो रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क ओनर्स फंड में है या बोरोड फंड में है, अब ये आपको डिसाइड करना है। तो आप देखो, जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो इस पे आपको क्या देना पड़ता है, इसमें आपको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, और जब आप बैंक से लोन लेते हो, डेट लेते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होता है इनमें, कि डिविडेंड कंपल्सरी नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है,
आपको यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता कि आपने डिविडेंड उस साल देना ही देना है, ठीक है। बट बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ये तो कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है, ये आपको देना ही देना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है, कहीं से भी आपको जो है बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो रिस्क जो है वो किसमें है ज्यादा, बैंक लोन वाले में है ना रिस्क, क्योंकि यहाँ पे तो अगर हमें लॉस भी हो रहा होगा तभी भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, बट डिविडेंड में जो है ऐसा नहीं है। तो रिस्की जो है वो ज्यादा किसको माना जाता है, रिस्की जो है वो डेट को माना जाता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अब ये कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन की बात हो रही है, जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किया था वो कैश फ्लो पोजीशन अलग था। तो यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की कैसे बात हो रही है कि देखो, अगर कंपनी का कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसमें उसको पैसा आता रहता है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे उसको अर्निंग होती रहती है, तो वो डेट इजीली पे कर देगा, तो वो इंटरेस्ट पे कर देगा टाइम टू टाइम। बट अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको पैसा जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आता, इकट्ठा आता है, ठीक है, कुछ टाइम बाद आता है, तो फिर आपके लिए क्या है, शेयर्स या इक्विटी शेयर्स जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की बेटर कैश पोजीशन है, बेटर कैश फ्लो पोजीशन है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, पैसा आ रहा है जा रहा है कंपनी से, तो अगर सही है ये पोजीशन तो आप क्या ले सकते हो, ज्यादा डेट ले सकते हो और इस पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन नहीं है, अच्छी नहीं है, नॉट गुड, तो आप क्या करोगे, तो आप ओनर्स फंड के थ्रू जाओगे, मतलब इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो है आप पैसा रेज करोगे। तो आपने एग्जाम में ऐसे ही बताना है फैक्टर्स में कि अगर कैश फ्लो पोजीशन जैसे आपका है यहाँ पे पॉइंट, तो इसको आपने दोनों ही तरीके से बताना है कि अगर इस तरीके की पोजीशन होगी तो आप डेट लो ज्यादा, इस तरीके की पोजीशन होगी तो आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लेकर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब है, जैसे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, तो देखो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि अगर आपने कंपनी के 10% शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस कंपनी की 10% की ओनरशिप है। ओनरशिप मतलब आप मालिक हो, 10% मालिक हो उस कंपनी के। तो यहाँ पे अगर तो शेयर होल्डर्स हमारे जो हैं उनको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स इन्वेस्ट ना करें या उनका कंट्रोल ना हो बिजनेस पे, सिर्फ कुछ लोगों का ही कंट्रोल हो बिजनेस पे, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, उन्हें बोरोड फंड के थ्रू जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, अगर लेस कंट्रोल कंसिडरेशन है, चाहते हो आप, मतलब लेस कंट्रोल चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आप कहाँ किसके थ्रू जाओगे, डेट के थ्रू जाओगे। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बैंक का जो है हक हो जाएगा आपकी कंपनी में या ओनरशिप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कंट्रोल से कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जितने मर्जी कंट्रोल हो, बस हमें तो पैसा लेकर आना है बिजनेस में, जितने मर्जी शेयर्स आप जो है इशू कर दो और जितने मर्जी शेयर होल्डर्स बना दो, तब आप जो है किसके थ्रू जा सकते हो, शेयर्स के थ्रू जा सकते हो या फिर इक्विटी के थ्रू जा सकते हो। तो इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट वही है आपका जो मैंने बताया आपको, प्रोस्पेक्टस पे जो आपका पैसा लग रहा है, जो आपको पैसा रेज करने में पैसा कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, इसको बोल देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये माना जाता है कि ज्यादा जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे लगता है, वो इक्विटी पे लगता है। तो अगर ज्यादा लग रही है फ्लोटेशन कॉस्ट, ज्यादा पैसा लग रहा है शेयर इशू करने में, तो आप फिर बैंक से लोन ले लो, ठीक है, या फिर डिबेंचर इशू कर दो। अब है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ये आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जिसको हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं या जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, जहां पे आपके शेयर्स जो है वो बाय एंड सेल होते हैं। तो स्टॉक मार्केट की अगर पोजीशन अच्छी है, मतलब आपका स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है, आपके जितने भी शेयर्स के प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी चल रही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे शेयर इशू कर दोगे, मतलब इक्विटी के थ्रू जाओगे, फिर आप इक्विटी के थ्रू पैसा जो है वो ज्यादा रेज करना अगर स्टॉक मार्केट की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि इस पोजीशन में आपके शेयर्स बिक जाएंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप डेट के थ्रू जाना, आप जो है बैंक से लोन लो या फिर डिवेंचर इशू करो, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इसको आपने पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करना है, कॉस्ट,
रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, आई होप आपको जो है इसके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास जो थर्ड डिसीजन आता है वो है डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे कंपनी ने एक तो ये सोचना होता है कि हम डिविडेंड पे करें शेयर होल्डर्स को, या फिर अपने पास पैसा बचा के रख ले प्रॉफिट में से। डिविडेंड शेयर करें शेयर होल्डर्स को या फिर रिटेन कर ले। ठीक है, रिटेन कर ले किसको, अर्निंग्स को। तो ये डिसीजन लेना है। और अगर हम डिविडेंड दे भी रहे हैं शेयर होल्डर्स को तो कितना डिविडेंड देना है, कितना परसेंट डिविडेंड देना है, ये भी डिसाइड करना, ये इस डिविडेंड डिसीजन में आ जाता है। इसका मतलब ये डिसीजन कब लिया जाता है, जब हम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है जी। तो अब कितना डिविडेंड देना है और देना भी है या अपने पास पैसा रिटेन करके रखना है, ये भी आपके कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, जो फैक्टर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो किस केस में या किस हम सिनेरियो में जो है वो डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे या कम पे करेंगे, या किस में हम जो है पैसा अपने पास बचा कर रखेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है अर्निंग। तो देखो सबसे यहाँ पे अभी हमने बात करी, जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हो उसके बाद ही डिविडेंड देंगे हम। तो अर्निंग अगर ज्यादा है, इफ अर्निंग, तो आप देखो शॉर्ट में आपने यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, बाकी आप जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इफ अर्निंग इज मोर, अगर ज्यादा हो रही है अर्निंग तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो, डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। अगर अर्निंग कम हो रही है, अगर आपकी कमाई ही कम हुई है, तो आप डिविडेंड जो है वो कम दे पाओगे, है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है, तो आप डिविडेंड कम दे पाओगे, बस ये लिख के आना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। देखो ये जो पॉइंट है ना, कैश फ्लो पोजीशन, ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन में भी आया है, ये आपका फाइनेंसिंग में भी आया है, अब ये डिविडेंड में भी आ गया, बट तीनों ही जगह अलग अलग वे से आया है ना। इन्वेस्टिंग में किस वे से आया था कि जिस प्रोजेक्ट में आपको कैश रेगुलर बेसिस पे मिलेगा आप वहां पे इन्वेस्ट करो। फाइनेंसिंग में क्या बोला था, फाइनेंसिंग में बोला था कि आपके पास अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आपके पास पैसा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो आप जो है डेट के थ्रू जाओ, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा लेकर आओ। यहाँ पे अब किस वे में बात हो रही है कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आपके पास जो है वो कैश रेगुलर बेसिस पे आ रहा है सॉरी, अगर कैश रेगुलर बेसिस पे आ रहा है तो आप क्या करोगे, डिविडेंड दे पाओगे ना इजीली। आपके अगर आपके पैसा है तो आप जो है वो डिविडेंड इजीली दे पाओगे। अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में फ्यूचर में हम इस पैसे को, जो हमारे पास प्रॉफिट अर्न हुआ है, इस पैसे को हम यूज करके हम आगे दोबारा से इसको री इन्वेस्ट करके फ्यूचर में और प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, रिटेन करके रखना है हमेशा अपने पास पैसा। बट हम ऐसे रिटेन नहीं कर सकते, हमें पहले शेयर होल्डर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, हमें उनसे पूछना पड़ता है कि क्या हम जो है इस बार आपको डिविडेंड नहीं पे करें और इसको हम इन्वेस्ट कर दे दोबारा से बिजनेस में, तो क्या आप जो है मान सकते हो, नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको डिविडेंड ज्यादा दे देंगे। तो उनसे पूछ के फिर आप क्या करोगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के टाइम पे रिटेन करके रखोगे, रिटेन अर्निंग्स। इस टाइम पे आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है फ्यूचर में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब देखो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि डिविडेंड हर साल देती हैं वो, और उनका कुछ परसेंट फिक्स भी होता है किस किस कंपनी का। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में ये माना जाता है कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टाइमली डिविडेंड दे रही है और स्टेबिलिटी है उनके डिविडेंड में, ऐसा नहीं है कि 1 साल डिविडेंड दे दिया 2 साल दिया ही नहीं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही हैं, फिक्स डिविडेंड दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो रन कर रही है, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। फिर बाकी शेयर होल्डर्स या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फिर अट्रैक्ट होते हैं उस कंपनीज के थ्रू और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको अपनी इमेज जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, या आपने अगर अपना गुडविल इंक्रीज करना है, तो आप जो है डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे दे सकते हो एंड फिक्स्ड रेट पे भी दे सकते हो। अगर तो आपको कोई फर्क नहीं है पड़ता, आपको तो सिर्फ जो है अपना प्रॉफिट देखना है,
तो फिर आप जो कम दे सकते हो, बट आपने इसमें ये पॉइंट नहीं लिखना, आपने सिर्फ यही लिखना है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्रांड इमेज और गुडविल the companies generally pay a stable या balanced dividend to their shareholders at regular basis. Next है shareholder preference. अब यहाँ पे देखो दो टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं हमारे पास यंग शेयर होल्डर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं, एक होते हैं हमारे पास ओल्ड वंस जो किस लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, कि हमें सिर्फ मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली जो है वो डिविडेंड मिलता रहे और हम उसमें से जो है अपने खर्चे निकाल ले। तो दो टाइप्स के होते हैं शेयर होल्डर्स। तो जो तो यंग होते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, अभी यंग हैं, उनको ये है कि सिर्फ प्रॉफिट रिटर्न ज्यादा आना चाहिए, तो उनको तो जो है हम डिविडेंड रोक भी सकते हैं या बाद में रिटेन करके रख सकते हैं पैसा अपने पास। बट जो ओल्ड वंस हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। तो आपने देखना है कि आपके पास किस टाइप के शेयर होल्डर्स ज्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर ये डिसीजन लोगे। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अब देखो आपको जब अगर आपका डिविडेंड पे टैक्स, अगर डिविडेंड पे टैक्स जो है आपकी गवर्नमेंट ज्यादा ले रही है तो आप जो है क्या करोगे, फिर डिविडेंड कम पे कर पाओगे, ठीक है। नहीं, अगर आप टैक्स, आपका टैक्स रेट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो टैक्स पे करने के बाद दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो अगर आपका टैक्स जो है वो ज्यादा है, आपने टैक्स ज्यादा पे किया है, तो आपके पास कम पैसे बचेंगे ना, आपकी जो है मनी जो है वो कम होगा डिविडेंड देने के लिए, तो इस केस में आप डिविडेंड कम दे पाओगे। अगर टैक्स जो है वो कम है, टैक्स रेट कम है गवर्नमेंट का, तो आपके पास जो है वो पैसा ज्यादा होगा देने के लिए डिविडेंड, एज अ डिविडेंड, तो आप इस केस में जो है वो डिविडेंड ज्यादा दोगे, ठीक है। तो आपने बस शॉर्ट में ऐसे इस तरीके से जो है एरोस के थ्रू आपने बना लेना है और फिर समझना है उसको, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आपने मेन तो पॉइंट्स याद रखने हैं एग्जाम में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि एक अलग से टॉपिक है, बट क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? अब सबसे पहले तो प्लानिंग आपने वर्ड सुना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पार्ट 1 में किया था। प्लानिंग का मतलब क्या होता था कि पहले से ही, प्रेजेंट में ही, एडवांस में डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से जो है चीजें करनी है, जैसे क्या चीज करनी है, कौन उस काम को करेगा, कहाँ कहाँ पैसा जो है इन्वेस्ट होगा, किस किस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन कौन से प्लान्स बनाने हैं जो हमारा मेन अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो अब यहाँ पे प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल वर्ड जुड़ गया, तो इसका मतलब ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। तो पैसों की जो मनी, जो फंड्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में, उसको प्लान करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें मेन जो है वो दो ही चीजें आती हैं। सबसे पहला तो होता है कि आपने टाइमली, आपने ये ध्यान रखना है कि टाइम पे हमारे पास पैसा हो, जब हमें जरूरत हो बिजनेस में तो पैसा हो। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है और हमें रॉ मटेरियल जो है उसकी जरूरत है, उसके लिए पैसा ही नहीं पड़ा हुआ, सारा खत्म हो गया, तो ऐसे तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। या फिर सेकंड जो है इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है कि ये भी ध्यान रखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग वाले कि हमारे पास एक्स्ट्रा भी पैसे ना हो, कि कोई वेस्टेज ना करे, जितनी जरूरत है एडिक्वेट पैसा जो है वो हमारे बिजनेस में हो। तो ये दो ही मेन फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। चलो इसको पढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक तरीके से एक बजट कह सकते हो, एक ब्लूप्रिंट होता है कि कितना कितना पैसा जो है हमने बिजनेस में लेकर आना है और उसको किस किस तरीके से खर्च करना है। The objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे पास इतना पैसा हो सही टाइम पे जब हमें जरूरत है, हमें शॉर्टेज ना हो मतलब पैसे की। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम है, अलग है, बहुत अलग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके अंडर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो है आपका बहुत ही वाइड कंसेप्ट है और फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा नैरो कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
कौन से ट्विन्स ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो सबसे पहला है आपके पास टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। तो आपने जो है सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग वालों का, कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो जब भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो पहला ये है, दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। तो ये आपको प्रॉपर जो है वो एक बजट की तरह बनाना पड़ता है कि कितना पैसा हमें चाहिए फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, कितना पैसा हमें जो है वो डेली एक्टिविटीज जो हमने करेंगे बिजनेस में उसके लिए कितना पैसा चाहिए। नेक्स्ट है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने ये भी ध्यान रखना है कि हम जितना पैसा हमें जरूरत नहीं है, जितने पैसों की, उससे ज्यादा तो नहीं हम रेज कर रहे हैं या बिजनेस में लेकर आ रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है, देखो इसको पढ़ लो। Excess funding is almost as bad as inadequate funding, even if there is some surplus money. Good financial planning would put it into the best possible use so that financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. तो आपने ये पॉइंट मेन लिखने हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करना, ये देखना कि हमारे पास प्रॉपर फंड्स हैं या नहीं, या हम जो है वो एक्स्ट्रा फंड्स या अननेसेसरीली फंड्स को यूज तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो जब आप पहले से ही सारी चीजें प्लान करके चलोगे कि अगर इस टाइम पे हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम अलग से रिजर्व बना लेंगे, इसके लिए हमने जो है वो अलग से पैसा रखा हुआ है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। अब देखो जैसे एकदम से जब आपका कोविड आया था, है ना, तो जो बिजनेस ने अच्छे से प्लानिंग की होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, वो तो सरवाइव कर गया, बट जिन्होंने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की उनको पैसों की शॉर्टेज हो गई और उनका बिजनेस बंद हो गया। नेक्स्ट है इफ इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस सच एज सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन पे ही निर्भर होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले लोग होते हैं वही पूरी प्लानिंग करके हर डिपार्टमेंट को पैसा जो है या बजट उनका बनाते हैं और उनको पैसा देते हैं यूज करने के लिए। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। तो जितने भी आपकी डिपार्टमेंट्स थे, अगर आप उनको उतना ही पैसा दोगे जितना उनको जरूरत है तो वो वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बिना सोचे समझे उनको ज्यादा पैसा दे दिया, एक्सेस मनी दे दिया, तो वो जो है वो फालतू में खर्चा करेंगे और वेस्टेज करेंगे पैसों की। ठीक है, एंड ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो आपके ये जो दो डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, इनके बीच में एक तरीके से ये लिंक प्रोवाइड करता है कि कितना पैसा हमें लेकर आना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इनके बीच की जो प्लानिंग होती है ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाले लोग ही करते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। छोटा सा ही टॉपिक है ये आपके बुक का, इस चैप्टर का, बट इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझ लेना। ऑब्जेक्टिव्स के 2 जो है मेन वो याद करने हैं और इंपॉर्टेंस के ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं और इसी तरीके से लिख कर आना है एग्जाम में। तो देखो आप सब्जेक्टिव पेपर वाले ने टू द पॉइंट लिखना है एंड जो सीयूटी वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें किसमें हैं, क्योंकि उन्हें तो टिक द मार्क ही करना है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और बहुत ही ज्यादा मार्क्स और स्कोरिंग वाला चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है ये आपका। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आना है आपको, तो आपने ये वाला टॉपिक जो है वो अब बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टेड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बात हम जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो आपके कैपिटल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें कितना प्रोपोर्शन आपका डेट का है और कितना प्रोपोर्शन आपका इक्विटी का है, इसको ही हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर।
तो इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द proportion of debt and equity in the overall capital। तो जो आपका टोटल कैपिटल है उसमें से डेट का कितना पार्ट है और कितना इक्विटी का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे कि आपके पास टोटल कैपिटल है, आपने टोटल 50 लाख रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस में, तो इस 50 लाख में से आपने 25 लाख जो है वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेकर आए हो, मतलब शेयर इशू करे हैं आपने, और 25 लाख रुपए जो है वो आपने उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है। तो आपका जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 25:25, ठीक है, 1:1, मतलब हाफ हाफ जो है, आपने हाफ पैसा इक्विटी के थ्रू लेकर आए हो, हाफ पैसा जो है वो आप डेट के थ्रू लेकर आए हो, तो इसे बोल देंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे ले ले, 20 लाख है, इसमें से 10 लाख रुपए जो है वो आपने उधार लिया है बैंक से, और जो बाकी के 30 लाख हैं वो आपने शेयर इशू कर दिए, उसके थ्रू पैसा लेकर आए हो इक्विटी के थ्रू। तो अब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, 10:30, 1:3, तो इसी को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि ऐसे तो आप करंट लायबिलिटी भी होती है आपकी, आप शॉर्ट टर्म बैंक से भी लोन लेते हो ना 1-2 साल के लिए, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें आपके सिर्फ 2 ही आते हैं, डेट एंड इक्विटी। समझ आ गई बात। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड है, वो है फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। तो लीवरेज का मतलब आपने याद रखना है, लीवरेज का मतलब होता है उधार, डेट। तो ध्यान से समझो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो समझ आ गया कि टोटल कैपिटल में कितना पोर्शन इक्विटी का है, कितना पोर्शन डेट का है, और ये कहता है फाइनेंशियल लीवरेज कि आपके ओवरऑल कैपिटल में या टोटल कैपिटल में आपके कितना पोर्शन डेट का है, हाउ मच पोर्शन इज ऑफ डेट। तो यहां पे सिर्फ ये उधार डेट की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे कि आपने जो है 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में, तो सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि इसमें बताओ कि डेट का कितना पोर्शन है, कितना आपने उधार लिया हुआ है। तो सपोज करो हमने 30 लाख उधार लिया हुआ है, तो ये इसको बोलेंगे हम फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लीवरेज पे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो भी आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें, ठीक है। लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं आपके उसमें आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अब आपने ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको 3 सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन 1, 2 एंड 3। आपने जो है आपका टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपए, तीनों ही केसेस में आपके पास कितना पैसा है, 50 लाख रुपए है टोटल कैपिटल। अब इसको बताया हुआ है कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो इसमें 50 लाख के 50 लाख शेयर जो हैं पहले सिचुएशन में इक्विटी शेयर से लिए हुए हैं। कहां से लिए हुए हैं, इक्विटी कैपिटल है आपका सारा का सारा, मतलब ये सारा 50 लाख आपने शेयर इशू करके फिर पैसा लेकर आए हो। डेट जो है वो 0 है, नील है, ठीक है। टैक्स का रेट जो है वो 30% है, और आपकी जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगा वो 7 लाख रुपए है। तो पहली सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन है टोटल कैपिटल फिर से 50 लाख है। अब यहाँ पे जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। 40 लाख रुपए जो है वो आपने शेयर इशू करके लेकर आए हो, बाकी के 10 लाख आपने उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बैंक से लोन लिया है या किसी से भी लोन लिया है। टैक्स रेट सेम है 30%, और अब क्योंकि आपने उधार भी लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, उसका इंटरेस्ट का रेट है 10%। ऐसे ही आपका यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट जो है वो आपका 7 लाख है, सेम। अब लास्ट सिचुएशन जो है वो हमारे पास, इसमें टोटल कैपिटल फिर से 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल अब हमारे पास 30 लाख है, एंड डेट जो है वो हमने 20 लाख से का लिया हुआ है। टैक्स रेट सेम 30%, इंटरेस्ट जो है वो 10% है, एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT बोलते हैं शॉर्ट में, वो फिर से 7 लाख है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में या तो 2 सिचुएशन दी होगी या तो 3 सिचुएशन दी होगी, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको
अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है और बताना है कि किस केस में जो है शेयर होल्डर की वेल्थ सबसे ज्यादा होगी। तो वेल्थ हम कैसे बताते हैं, जब हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और ईपीएस तीनों ही केसेस में निकालेंगे। जिस केस में ईपीएस आपका ज्यादा आएगा वो आपका उस केस में शेयर होल्डर्स की वेल्थ सबसे ज्यादा होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में, सब्जेक्टिव जो बोर्ड वाले बच्चे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है आपने क्या लिखना है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, आपने इसी तरीके से कॉलम बना लेने हैं। सिचुएशन, जितनी भी सिचुएशंस दी होंगी आपको, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपने, कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लो ताकि आपको जब आप नीचे सॉल्व करोगे तो इजी रहे आपको सॉल्व करने में। तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा। कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कैसे लिखोगे, सिचुएशन 1 में जो है आपका टोटल कैपिटल जो है वो इक्विटी से ही आया हुआ है, कितना, 50 लाख, और डेट जो है वो नील है, 0 है। नेक्स्ट सिचुएशन में जो है वो आपका इक्विटी के थ्रू कितना पैसा लेकर आए हो, 40 लाख, और डेट के थ्रू कितना लेकर आए हो, 10 लाख, है ना। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वो है सिचुएशन 3, यहाँ पे इक्विटी कितनी है, यहाँ पे इक्विटी जो है वो 30 लाख है, एंड यहाँ पे डेट जो है वो कितना है, 20 लाख है। ठीक है जी, तो हो गए 50 लाख 50 लाख। तो ये आपने कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लिया। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो है हम यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें लिख रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपने ईबीआईटी। कहाँ से शुरू करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से शुरू करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। ईबीआईटी, ईबीआईटी तीनों में ही कितना दिया हुआ है, 7 लाख, 7 लाख एंड 7, सेम ही गिवन होगा आपको ईबीआईटी। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ईबीआईटी लिखा हुआ है तो सबसे पहले आई है, तो सबसे पहले क्या करोगे, माइनस इंटरेस्ट माइनस करोगे। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर देना है। अब पहली सिचुएशन में तो आपने कोई डेट लिया ही नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे करोगे, नहीं करोगे, तो इसको ऐसे ही आपने ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट जो है उसमें आपने डेट कितना लिया हुआ है, 10 लाख, और आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%, है ना, 10% इंटरेस्ट रेट है। तो आपका यहाँ पे डेट कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है 20 लाख लिया हुआ है डेट, एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 10% है, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो 1 लाख हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा क्योंकि 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख का 10% 2 लाख। अब माइनस कर दो इसको, 2 लाख कैसे आया समझ आ गया, 20 लाख का 10% 2 लाख, और यहाँ पे 10 लाख का 10% 1 लाख। अब माइनस कर दो इसको, यहाँ पे तो 7 के साथ ही रहेंगे, 7 लाख, एंड यहाँ पे आपका 6 लाख हो जाएगा, एंड यहाँ पे 5 लाख। अब ये क्या आया आपके पास, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी आपने इंटरेस्ट ही पे किया है, टैक्स नहीं पे किया। अब नेक्स्ट फिर किसकी बारी आ जाएगी, टैक्स की बारी आ जाएगी। टैक्स कितना दिया हुआ है, 30%। तो अब 30% किसका निकालना है, जो आपने माइनस किया उसका। तो 7 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 2,10,000। ठीक है, देन आपका यहाँ पे 6 लाख का जो है 30% कितना हो जाएगा, 1,80,000। एंड आपका 5 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, अब ये हमने जो है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4,90,000, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,20,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,50,000। ये क्या आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। क्या गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक पहले आपने सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद क्या निकालना है हमने, इसके बाद हमने
अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यही तीनों में फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में आप अगर फॉर्मूला लगाओगे ये वाला तो कैसे लगेगा? 4,90,000 आया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 50 लाख रुपए है आपके पास, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ, हाँ 10 रुपए है एक शेयर का प्राइस, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 5 लाख शेयर्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो आपने जो है इसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। तो ये आ गया आपका। सेकेंड सिचुएशन में किस तरीके से निकलेगा? सेकेंड सिचुएशन में निकलेगा 4,20,000 अपॉन, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर अलग है, देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने? 40 लाख है, तो यहाँ पे 4 लाख है। कितना आ जाएगा? 4 लाख। नेक्स्ट है थर्ड सिचुएशन में, आपका इस सिचुएशन में इक्विटी है 30 लाख, तो यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे? 3 लाख आ जाएंगे, 3,50,000 अपॉन 3 लाख। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे इनका जो है एग्जैक्ट कितना अमाउंट आ रहा है। तो जो आपकी पहली सिचुएशन है उसमें जो है आपका कैलकुलेट करते हैं 0.98, कितना आ गया? 0.98 आ गया आपका फर्स्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट जो है वो है आपका, ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, 42 डिवाइडेड बाय 40, यह आ जाएगा 1.05। ठीक है, एंड आपका लास्ट जो है वो आ जाएगा 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1.167 आ जाएगा, 1.167। तो ये आपके पास क्या आ गए? अर्निंग पर शेयर आ गए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे। आपने क्या करना है? एग्जाम में यहीं पे कैलकुलेट कर लेना है। ईपीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पे, एंड यहीं पे फिर आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे आ गया आपका 0.98, यहाँ पे आ गया 1.05, है ना? हाँ जी 1.05, और यहाँ पे आ गया 1.167। तो देखो सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर किस केस में आया है? थर्ड वाले सिचुएशन में आया है 1.167। इसका मतलब सिचुएशन थर्ड जो है वो बेस्ट है, मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है, कौन सा? थर्ड सिचुएशन में, ये जिसमें हमने इक्विटी के थ्रू 30 लाख रुपए लेकर आए और 20 लाख हमने उधार लिया, डेट लिया, ये इसमें हमें सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिलेगा और ये हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगी। अब देखो अगर हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करी होती और सिर्फ ऐसे ही हमें पता लगाना होता कि इन तीनों सिचुएशन में से सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कहाँ पे आएगा, तो आप एक और तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा तरीका है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके। तो आपने क्या करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100 इंटू 100। तो EBIT आपका कितना है? सारे ही केसेस में 7 लाख है, टोटल कैपिटल कितना है? 50 लाख है, इंटू 100। तो इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये 50 लाख, एक और जीरो आएगी, हाँ जी, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 14% आ गया। क्या आ गया? रिटर्न ऑन कैपिटल 14% आ गया। अब देखो सारे सिचुएशन में अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? ये इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है, 10% है ना? तो देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14 आया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, है ना? तो जब भी जिस भी सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा आए
रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस भी केस में आपका ज्यादा आए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस सिचुएशन में हमेशा ईपीएस किस केस में ज्यादा होगा, जिस केस में आप डेट ज्यादा लोगे, उधार ज्यादा लोगे, उस केस में ईपीएस ज्यादा होगा। देखो आप अभी देखो, अभी हमने एग्जांपल किया ये, तो हमने देखा ना, देखो यहाँ पे डेट जो है 0 लिया हुआ था, यहाँ पे डेट जो है वो 10 लाख लिया हुआ था, यहाँ पे डेट जो है वो 20 लाख लिया हुआ था। तो जिस सिचुएशन में डेट ज्यादा लोगे उस सिचुएशन में आपका जो है वो ईपीएस ज्यादा आएगा। कब, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आए। ठीक है, वेट अ सेकेंड, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस सिचुएशन में हमेशा ऐसा होगा। बट अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सपोज करो यहाँ 9% आता और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इस केस में आपका ईपीएस वहां पे ज्यादा आएगा जहां पे आपने उधार डेट जो है वो कम लिया हो। तो ये जो है पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये याद रखना है, पेपर में आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे वो आप इसी से सॉल्व करोगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपसे पूछा होगा बताओ कौन सी सिचुएशन में जो है वो आपका ईपीएस ज्यादा होगा, तो आपने सिंपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर देना इस वाले फॉर्मूले से, और अगर वो ज्यादा आया रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपने वही वाली सिचुएशन बतानी है जिसमें डेट ज्यादा लिया हुआ है। समझ आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने। ये यहाँ से आपका जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपको, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, अगर आपके पास 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लेज आता है तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाओगे इसी तरीके से, और आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी बताना है साथ के साथ, दोनों ही पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको जो है ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर है। अब हम जो है वो अब जो है हम इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक ऐसा सॉल्व करेंगे जो आपका इसी सिचुएशन का होगा जो मैंने अभी आपको बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है, इसका हम एक और एग्जांपल करेंगे। तो ये आपको जो है मैं पहले होमवर्क दे देती हूँ, आपने खुद ट्राई करना है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसको। तो आपके पास देखो सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3 है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने जो है इसको खुद पहले ट्राई करना है, जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, उसके बाद बताना है कि कौन सी सिचुएशन में जो है वो आपका ईपीएस जो है वो ज्यादा आएगा या वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल बी हायर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी एंड जो इसके आगे के टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। आई होप आपको जो है आज की क्लास जो है वो क्लियर होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है बोर्ड एग्जामिनेशन की, सीबीएसई बोर्ड की, तो आप उसको जो है गो थ्रू हो जाना एक बार, और अपने जितने भी आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको अपने पेज पे नोट डाउन कर देना और देख लेना, स्ट्रैटेजी बनाना जो है अब स्टार्ट कर दो किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके पास जो है वो हार्डली 2 मंथ्स ही है ना। फैब तो आपका छोटा सा ही मंथ होता है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। और आपको अगर कोई भी मटेरियल की जरूरत है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ये वाला चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम। ठीक है, और इन ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस स्टडीज की, अकाउंट्स की एंड इकोनॉमिक्स की, जो कि कॉमर्स डोमेन का सब्जेक्ट है, तो आप इसको लगाइए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड सेशन को जो है वो लाइक साथ के साथ कर दीजिए करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।